हेलो क्लास 12th बच्चे, आज मैं आपको आपका 9th चैप्टर काव्यांश में जो कविता भाग में 9वां चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट यानी गज़ल। पहला आपने या मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, दूसरा है गज़ल। तो ये गज़ल वाला फिराक गोरखपुरी साहब का लिखा हुआ गज़ल वाला चैप्टर या पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये गज़लें हैं तो गज़लों में अधिकतर शब्द जो होते हैं वो उर्दू शब्द प्रयुक्त होते हैं। इसमें भी ज़्यादा उर्दू शब्द ही प्रयुक्त हुए हैं, और एक एक जो जैसे हम हिंदी में दोहे कहते हैं, वैसे गज़लों के जो वो होते हैं उन्हें कहते हैं शेर या शायरियाँ, ठीक है। तो इन शायरियों के माध्यम से कवि ने थोड़ा अपना जो माहौल है उसे चित्रित किया है, प्रकृति को सुंदर रूप से चित्रित किया है। तो इस तरह से बहुत सी बातों को इसमें देखने को आपको मिलेंगी, ठीक है। पहला है, देखिए, नौरस गुंची पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों पू या उड़ जाने को रंगों पू गुलशन में पर तोले हैं। इसका मतलब हुआ नौरस गुंची। नौरस मीन्स, नौरस का मतलब है नया रस या नवीन रस। गुंचे मीन्स कलियां, पंखुड़ियां मीन्स जो उसके पेटल्स होते हैं, नाजुक मीन्स कोमल, गिरह मीन्स गांठें, खोले हैं मीन्स खोल रही हैं। यानी कहने का मतलब है कि कलियां जो हैं वो अपनी पंखुड़ियों को खोलकर फूल को विकसित कर रही हैं। तो उनमें क्या है, नवीन रस है, नवीनता लिए हुए हैं। इसलिए कवि ने कहा कि नवीन रस से भरी हुई जो कलियां हैं वो पंखुड़ियों को खोलकर बाहर जब निकल रही हैं। कैसी पंखुड़ियों को? कोमल पंखुड़ियों को अपनी गांठों, गांठ क्यों, जो बर्ड्स होती हैं, कलियां जो होती हैं वो गांठ के रूप में होती हैं, ठीक है। तो उस गांठ को खोलकर वो क्या कर रही हैं, फूल के रूप में विकसित हो रही हैं। तब कवि क्या कल्पना करता है, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में परतोले हैं। ऐसा लगता है मानो उड़ जाने को रंगोबू, रंगोबू मीस, रंग मीस सुगंध, रंग मीस उसका रंग, और बू मीस सुगंध, यानी रंग और सुगंध। ऐसा लगता है कि जैसे कि उड़ जाने को गुलशन में परतोले हैं। पर मीस पंखों को फड़फड़ा रहे हैं, ठीक है। गुलशन मीस उस बगीचे में, बागवान में रंग और सुगंध जो है वो उड़ जाने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रही है। अर्थात चारों तरफ वातावरण में सुगंध और खुशबू उन फूलों की, उन नवीन फूलों की, जो नवीन फूल कली के बाद विकसित हो रहा है, उनका रंग और सुगंध चारों ओर फैल रहा है, ठीक। अब देखिए, प्रश्न बनता है, इस कवि ने इसमें क्या कल्पना की है। इस शायरी में, इसमें कवि ने कल्पना की है कि रंग और सुगंध ये क्या कर रहे हैं, पंख लगाकर उड़ जाना चाहते हैं, अर्थात वातावरण में घुल मिलकर वातावरण को सुगंधित बना देना चाहते हैं, ठीक है। और भी इसमें बहुत से प्रश्न बनते हैं। नवरस का क्या अर्थ है? नवरस का अर्थ है नवीन रस जो कलियों के अंदर समाया हुआ है। और पंखे नाजुक गिरहें खोले हैं का क्या अर्थ है, क्या आशय है? इसका अर्थ है कि जो कलियां नवीन जो विकसित हो रही हैं उनके अंदर क्या है, कोमल जो कलियां धीरे धीरे विकसित हो रही हैं उनके अंदर नवीन रस भरा हुआ है, ठीक। अब देखिए दूसरा, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। कवि रात का जिक्र करता है, क्या कह रहा है कि तारे आंखें झपकावे है। जो गमगीन व्यक्ति होता है उसे नींद नहीं आ रही है, ठीक। वो कवि ही है या कोई भी, उसके लिए कवि कहते हैं कि तारे आंखें झपकावे है। यानी तारे भी रात में, जब बहुत रात हो जाती है, बिल्कुल और आधी रात से की बात है, तो उसमें ऐसा लगता है कि इसका मतलब है कि तारे जो हैं आंखें झपकावे हैं मीन्स टिमटिमा रहे हैं कि मानो अलसा गए हैं। जर्रा जर्रा मीन्स कण कण, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
जर्रा जर्रा में इस प्रकृति का कण कण जो है वो सोया हुआ है, और ऐसे में तारे भी मानो लगता है आँख टिमटिमाते हुए आंखें बंद कर रहे हैं, नींद जैसी आ रही है। मतलब तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तो हे मित्रों, तुम भी सुनो, ऐसा लगता है कि शब मीन्स रात्रि में, सन्नाटा मीन्स जो सुनसानी है, वो भी साए साए की आवाज करती हुई प्रतीत होती है। किसको? एक गमगीन व्यक्ति को। तो कवि कहते हैं कि एक गमगीन व्यक्ति को सन्नाटा भी आवाज देता हुआ सा नजर आता है। अब इसका प्रश्न बनता है कि सब में सन्नाटा कैसे बोलता है? ठीक है, सब में सन्नाटा कैसे बोलता है, इसका ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका क्वेश्चन ये है कि हाँ, सब में सन्नाटा बोलने का आशय है कि रात्रि में सन्नाटा जो है वो ऐसा लगता है मानो साए साए की आवाज करता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अब इस दोहे में, इस शायरी में या इस शायर में कवि कौन सा या शायर कौन सा किस दृश्य को साकार कर देना चाह रहा है? कवि किस दृश्य को साकार करना चाहता है? आधी रात का समय है, खामोशी का समय है, उस दृश्य को अपनी लेखनी के रूप में साकार करना चाहता है। ठीक है, ये आपको इसके आधार पर सेकंड वाले शायर के आधार पर क्वेश्चन आंसर बन गए। थर्ड देखिए, हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक काम मिला, किस्मत हमको रो ले हुए हैं, हम किस्मत को रो ले हैं। कवि शायर कहता है कि हम हो या किस्मत हो हमारी, हम और हमारे किस्मत में भाग्य, ठीक है, हमारे और हमारे भाग्य को एक ही काम मिला हुआ है। क्या एक ही काम मिला है? किस्मत हमको रो ले हुए है और हम किस्मत को रो ले हैं। जो हमारा भाग्य है वो तो हमारे ऊपर रो रहा है कि ये व्यक्ति का ऐसी किस्मत, ऐसा भाग्य लेकर मैं इसके अंदर क्यों आई करके, और हम किस्मत को रो ले हैं और हम अपनी असफलता पर, यहाँ पर कवि की असफलता प्रदर्शित हो रही है, उसके जीवन में असफलता जो है, असफलताओं को प्रदर्शित कर रहा है कवि कि हम दोनों का एक सा ही हाल है। क्योंकि अभाव और असफलता के कारण कवि कहता है कि किस्मत ने हमें अभाव, सफलता नहीं दी तो जीवन में अभाव रहा, इसलिए हम दोनों को एक सा काम मिला है। हमारी किस्मत हम पर रोती है या हम पर अप्रसन्न होती है या खुश नहीं है, और हम अपनी किस्मत से खुश नहीं हैं। दोनों को एक सा ही काम मिला है। कहने इसकी क्या मतलब है कि दोनों ही अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहे हैं, कवि भी और किस्मत भी। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो मुझको बदनाम करे हैं अपना पर्दा खोले हैं, जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। इसका मतलब है, देखिए बहुत अच्छी सीख भी दी है इस शायरी के माध्यम से। शायर ने कहते हैं कि जो मुझको बदनाम करे हैं, यानी कि जो किसी को भी क्या करता है, बदनाम करने की कोशिश करता है, यानी उसका अपयश फैलाने की कोशिश करता है। तो मेरा पर्दा खोले हैं का आशय है कि जो मुझे मेरी निंदा करते हैं, पर्दा खोलने का मतलब है कि जो निंदा करते हैं वो क्या करते हैं, वो मेरी निंदा नहीं करते हैं। देखो, जैसे मैंने कहा जो मुझको बदनाम करे हैं, इसका अर्थ ये भी लगा सकते हो कि जो मेरी निंदा करते हैं, मेरी शेरों शायरी की या किसी तरह से भी मेरे को अपयश फैलाने की कोशिश करे हैं, काश वो इतनी बात सोच सकते कि मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। मेरा पर्दा खोलने का मतलब क्या है कि वो मेरी बुराइयां नहीं कर रहे, बल्कि अपनी दुर्भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो देखो, एक अच्छी सीख है कि जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है वो बुराई नहीं करता है, बल्कि अपना ईर्ष्यालु भाव भी प्रकट करता है। जिसमें प्रश्न बनता है कि पर्दा खोले है, पर्दा खोले है का क्या भाव है? एक पर्दा खोले का भाव है कि दूसरों को अपनी भावनाओं को प्रकट करना, और अपना पर्दा खोले है मीन्स अपनी दुर्भावनाओं का प्रकट करना। यानी कि एक पर्दा खोले का अर्थ निंदा करना, दूसरे पर्दा खोले का अर्थ दुर्भावनाओं को प्रकट करना। ठीक है, यहाँ पर आप यमक अलंकार भी कह सकते हो पर्दा खोले में। ठीक है, तो फिर से, हाँ बेटी, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद दूसरा देखिए आप कि ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरस्ती ए होशो आवाज, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं।
ये कीमत भी अदा करे हैं। हम बदरुस्ती ए होशो हवास, बदरुस्ती होशो हवास, यहाँ से आप शुरुआत कीजिए कि मैं पूरे होशो हवास के साथ, यानी कि पूरे अपने विवेक के साथ, ठीक है, लेखक कहते हैं, शायर कहते हैं, अपने पूरे विवेक के साथ में अपनी ये कीमत अदा कर रहा हूँ। कीमत मीन्स जो उसका आराध्य है, जिसके प्रति उसके मन में प्रेम की भावना है, उसके लिए लेखक शायर कहते हैं कि मैं उसकी हर कीमत अदा करने का मतलब है उसका पूरा सम्मान करता हूँ। क्या कि तेरा सौदा करने वाले, यहाँ पर सौदा करने वाले से मतलब है प्रेम की सीमा को पार करना, ठीक है। तो मैं अपने आराध्य से जिस प्रेम को करता हूँ उसमें दीवाना भी हो रही हूँ, मीन्स मैं उसमें दीवानगी की सारी हदों को पार करता हूँ, यानी कि पूर्ण तरह से समर्पित हो रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने आराध्य के प्रति अपने प्रेम में पूरी तरह से समर्पित हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद देखिए अगला, तेरे गम का पासे अदब है या दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। अब क्योंकि कवि जो है या शायर जो है वो क्या है, उसे अपने आराध्य, अपने इष्ट या अपने प्रेमी, कुछ भी कहो, उसके से बहुत अगाध स्नेह है, अगाध प्रेम है, तो उसके लिए वो कह रहा है कि तेरे गम का पासे अदब है। देखिए सारे वर्ड शब्द जो हैं ये उर्दू के हैं, पासे अदब, गम, ठीक है, ये ख्याल, ये सारे शब्द जो हैं ये उर्दू के शब्द हैं, उर्दू शब्दावली का प्रयोग है पूरे में। तो कवि कहते हैं कि तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, मीन्स पासे अदब मीन्स सम्मान का भाव, तेरे जो दुख है उसके प्रति भी मेरे मन में सम्मान का भाव है, और इस सारी दुनिया यानी समाज का ख्याल भी मुझे उसके साथ ही है। दुनिया का, तेरी गम का सम्मान भी है और सारी समाज का भी ध्यान है। दुनिया का ख्याल नहीं, समाज का भी ख्याल है, क्योंकि समाज के हम सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज का ध्यान भी रखना जरूरी हुआ है। इसीलिए कवि कहते हैं सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। इसलिए मैं क्या करता हूँ, अपने दर्द को, अपने मन के दुख को सबसे छुपा कर रोता हूँ। अगर मैं सबके सामने उसे सार्वजनिक करूँगा तो मुझे कारण पूछेंगे तो मुझे बताना पड़ेगा, तो इसलिए मैं तुम्हारे उस गम का सम्मान कर रहा हूँ, जिसके कारण कि मैं अंदर ही अंदर रोता हूँ। चुपके चुपके रो लेने का मतलब अंदर ही अंदर रोना। चुपके चुपके में क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार फिर से है, ठीक है। मुझे शायर कहते हैं कि तेरे गम का पासे अदब मीन्स तुम्हारे जो दुख है उसका मैं पूरा तरह से सम्मान करता हूँ, और उसके साथ साथ मुझे तुम्हारे इस समाज का भी ध्यान है। इसलिए मैं सबसे छुपाकर तुम्हारे गम का जो दर्द है उसको छुपाकर चुपके चुपके रो लेता हूँ, मीन्स किसी को बिना बताए ही अंदर चुपके चुपके मीन्स अंदर ही अंदर रो लेता हूँ, ठीक। फितरत का कायम है तवाजुन आलमी हुस्न इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। यहाँ पर कवि थोड़ी सी सीख देने की कोशिश करता है कि फितरत मीन्स प्रकृति, कायम मीन्स नियम, प्रकृति का नियम है। तवाजुन आलमी हुस्न इश्क में भी मीन्स प्रेम और प्यार में, ठीक है, प्रेम और प्यार में ये प्रकृति का नियम है। देखिए ये बात ट्रुथ भी है कि अगर हम किसी से पूरी निस्वार्थ भाव से स्नेह करते हैं तो वह भी हमें उतने ही भाव से स्नेह देता है, लेकिन स्नेह का भाव जो होना चाहिए निस्वार्थ होना चाहिए। यहीं पर इसलिए कवि कहता है कि ये आलमी हुस्न इश्क का मतलब है प्रेम सौंदर्य का। प्रेम सौंदर्य में प्रकृति का ये नियम है। क्या नियम है कि उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। हम जिसके प्रति, यानी इसका तो शाब्दिक अर्थ गया कि हम उसको उतना ही पाते हैं जितना अपने को मिटा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम उसको उतना ही पाते हैं, मीन्स यानी हम जितनी प्रेम की गहराई पर जाते हैं उतना ही आनंदित होते हैं, यानी उतना ही हमें भी उसके बदले में प्रेम मिलता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ की एक पराकाष्ठा, एक सीमा होती है, उस सीमा को हम पार करते हैं तो हमें भी उसके बदले में उतना ही प्राप्त होता है। यानी जो नियम है गिव एंड टेक, तो वही मतलब है कवि का भी यहाँ पर कि ये प्रकृति का नियम है। चाहे वो प्रेम सौंदर्य में हो, यहाँ पर तवाजुन वालों में मीन्स प्रेम सौंदर्य का संसार,
चाहे वो प्रेम सौंदर्य का संसार हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें ये प्रकृति का नियम है कि हम किसी को जितना पात देते हैं, यानी किसी को अपना प्रेम, अपना स्नेह जितना लुटाते हैं, उतना ही हमें भी उसके बदले में मिलता है। ठीक। नेक्स्ट, आबोताब अशआर की न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या मोती रोले हैं। आबूतार अशआर की न पूछो का मतलब क्या है? आबूतार अशआर मीन्स चमक दमक के साथ। आबोताब अशआर मीन्स है चमक दमक के साथ, यानी तुम भी आंखें। आबोताब अशआर की न पूछो तुम भी आंखें रखे हो मीन्स इतनी समझ तुम भी रखते हो। ठीक है। आबोतार अशआर मीन्स चमक दमक की, यानी अब इसके नीचे वाले से लाइन से आपको क्लियर होगा कि ये जगमग बैतों की दमक है या मोती रोले हैं। अब यहाँ से देखो, ये जो बैत मीन्स होता है शायरियाँ, जो मेरी ये शेर हैं या शायरियाँ हैं, ये जगमगाती शायरियों पर मत जाओ बल तुम। ठीक है। आबोताब अशआर की न पूछो मीन्स ये जो मेरी जगमगाती शायरियाँ हैं, इनकी आप चमक दमक मत देखो। ठीक है। तुम भी आंखें रखे हो, इतनी समझ तुम भी रखते हो, यानी इतने समझदार सभी लोग होते हैं कि वह केवल शेरों की शायरी न देखें बल्कि उसकी भावनाओं को समझें। कैसे? कि बैतों की चमक है या मोती रोले हैं। मोती रोले हैं क्यों कहा लेखक ने? क्योंकि ये उसकी भावनाएं थी। मोती रोले मीन्स मेरी आंसुओं से निकली हुई एक एक शायरियाँ हैं। ये जो मेरी शायरियाँ हैं, ये केवल मेरी शायरियों की चमक धमक नहीं है, बल इसको मत देखो आप, बल्कि ये देखो कि इसमें मेरी भावनाएं भी निपटी हैं, और मेरी आंसुओं से निकला। भावनाएं जब पूर्ण रूप से प्रकट होती है तो आंसुओं के रूप में प्रकट होती है, तब उसके बाद कृति लेखन बनता है। इसलिए कवि ने कहा कि मेरे आंसुओं से निकली हुई एक एक शायरी का शब्द है, ये केवल खाली बाहरी चमक धमक नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मय मय में रिंदों को, रात गई गर्दू पर फरिश्ते ताबू गुनाह जग खोले हैं। अब ऐसे में तुम ऐसे में तू याद आए है, यानी कि ऐसी परिस्थिति में अपने जो उसका आराध्य है, इष्ट है या प्रेमी है, कुछ भी है, तो उसके लिए कवि कहते हैं कि ऐसे में तू याद आए है, यानी कि अर्थात ऐसी परिस्थिति में जब किसी को भी अपने इष्ट की याद आती है तो क्या करते हैं बल वो, या अपने आराध्य अपने प्रेमी की अंजुमने मय ए रिंदों में, रिंद कहते हैं शराबी को। ठीक है। तो कवि कहते हैं कि शराब की महफिल में एक शराबी को क्या याद आता है? अपने प्रेमी की याद आती है। तो रात गए गुर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले। कब याद आती है? जब रात गहरी हो जाती है, तो गर्दू मीन्स आकाश में, फरिश्ते मीन्स देवदूत जो है बाबे गुनाह जब खोले हैं। बाबे गुनाह मीन्स जो पाप का लेखा जोखा होता है। ठीक है। उस पाप का लेखा जोखा जब आसमान में फरिश्ते कर रहे होते हैं, देवदूत कर रहे होते हैं, ऐसे में एक शराबी को शराब की महफिल में अपना आराध्य, अपना इष्ट याद आता है। नीचे की लाइन से आप क्लियर करोगे तब ऊपर की लाइन क्लियर होगी। ठीक है। समझ में आइए। लास्ट, सत की फिराक एजाजी सुखन एक कैसी उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों की पर्दों में तो मीर की गजलें बोली हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सद की फिराक एजाजी सुखन। अब यहाँ पर शायद जो है वो ज़्यादा ही भावुक हो गया, तो वो अपने मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। ठीक है। एजाजी सुखन मीन्स काव्य का सौंदर्य। ठीक। सद के फिराक मीन्स न्यौछावर, फिराक खुद के लिए कह रहे हो, फिराक गोरखपुरी साहब, कि मैं फिराक गोरखपुरी अपने लिए कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर न्यौछावर हो जाना चाहता हूँ। किस लिए? तुम्हारे इस जो काव्य ऊपर तक लिखा, शायरान जो लिखी, ये एजाज शुकन मीन्स काव्य के सौंदर्य पर कैसे उड़ा ली ये आवाज़, यानी कि ये आवाज़, यानी कि ये शायरियाँ तुमने कैसे बना दी। ठीक है। तुम्हारी शायरी पर मैं न्यौछावर हो जाना चाहता हूँ। तुमने ऐसी बेहतरीन शायरियाँ बनाना कहाँ से सीख लिया? इन गज़लों के पर्दों पर तो मीर की गज़लें बोली हैं। ठीक है। जो मीर है वो शायरी के सम्राट माने जाते हैं। तो तब लेखक कहते हैं, तब कवि कहते हैं कि इन गज़लों के पर्दों में तो, जो ये गज़लें हैं, इन गज़लों के पर्दों मीन्स, पर्दों का मतलब है चरण शब्द।
ठीक है। इन गज़लों की एक एक शब्द में ऐसा लगता है मानो मीर जो प्रसिद्ध शायर है उसकी गज़लों की आवाज़ हो। यानी कि ये सारी गज़लों की जो शायरियाँ हैं, ये सारी शायरियाँ जो हैं वो मीर की शायरी से कंपटीशन करती प्रतीत होती है, प्रतियोगी के रूप में ऐसी दिखाई देती हैं। ठीक, ये आपका कंप्लीट हुआ। तो इसमें देखिए उर्दू शब्दावली का प्रयोग है, जैसे मैंने आपको शुरू से ही बताया। ठीक है, चिराग गोरखपुरी साहब इसके राइटर हैं। और उसके अलावा इसमें उर्दू शब्दावली के साथ साथ जो कवि है वो अपने प्रकृति की भी थोड़ी शिक्षा देता है। ठीक है, और उसके अलावा थोड़ी अपनी भावनाओं को भी इसके माध्यम से आप लोगों के अंदर भावनाओं को भी प्रकट कर रहा है, अपनी अपने अंदर की भावनाओं को भी आपके अंदर प्रकट करता है। ठीक, अब देखिए इसमें और भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं कि खुद का पर्दा खोलने का क्या आशय है, जो मैंने आपको बताया कि अपने दोषों को प्रकट करना, खुद का पर्दा खोलना, या दूसरे की निंदा करना, दूसरे की कमजोरियों को प्रकट करने के साथ साथ अपनी ईर्ष्या का भाव भी प्रकट करना। ठीक, किस्मत हमको रोले, हम किस्मत को रोले हैं, इसके क्या भाव अभिव्यक्त हुआ? इसका भाव अभिव्यक्त ये हुआ कि वह अपनी बदकिस्मती पर, यानी शायर अपनी बदकिस्मती पर रोकता है, तो उधर से उसकी उदासी को देखकर जो किस्मत है वो भी उससे उदास है। इसमें एक क्वेश्चन बेटे और बनता है आपका कि फिराक की गजल में प्रकृति को किस तरह चित्रित किया गया है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था प्रकृति के चित्रण में फिराक ने क्या कहा। एक तो बात तो शुरू में कहा उसने, नौ रस गुंजे खोले हैं, इसमें प्रकृति का ही वर्णन है कि कली जो है वो रस फैलाती सी प्रतीत हो रही है। फिर एक तरह उसने कहा शब्द में सन्नाटे बोले हैं, रात में सन्नाटे का सुंदर चित्रण किया गया है, ये भी प्रकृति का चित्रण है। ठीक है, और फूल की कली से रस निकलना, गंधों की भीगी सुगंध और पंखुड़ियों का आसमान को छू लेना, वातावरण में फैल जाना। ठीक है, और रात में सन्नाटे का, मौन सन्नाटे का साई साई करके आवाज में बोलता हुआ सुनाई देना, तारों का आंखें झपका कर अलसा जाना, सो जाना। ठीक है, ये सब प्रकृति का ही चित्रण है। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका इम्पोर्टेंट बनता है इसमें कि प्रकृति का चित्रण जो है फिराक गोरखपुरी साहब ने किस तरह से अपनी इस उसमें कविता में इसका पाठ में किया है। ठीक बेटे, ये आपका कंप्लीट हुआ चैप्टर पूरा, और आपको आशा है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने बोर्ड की परीक्षा के लिए इसकी तैयारी करें। धन्यवाद।